प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल न्यूक्लियर फुटबॉल से जुड़ा है। आपके दिमाग में पहला ख्याल आ सकता है कि बिन मौके ये शहनाई क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया कि हम न्यूक्लियर फुटबॉल की बात लेकर आपके सामने आए? दरअसल पिछले कुछ दिनों से दुनिया के 2 परमाणु ताकत वाले देश एक दूसरे को धमका रहे हैं। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह कह रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर बटन है जिसे वो दबा देगा तो अमेरिका पानी नहीं मांग पाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो उत्तर कोरिया को जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर बटन ही है, मेरे पास न्यूक्लियर फुटबॉल है और वो ओके भी है, टेस्टेड भी है। मतलब बात सिर्फ 2 धमकियों की नहीं बल्कि एक सनकी और दूसरे सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बीच के तनातनी की। खैर, इसी बीच में ये चर्चा भी जोरों पर है कि भारत के पास क्या है, न्यूक्लियर फुटबॉल या न्यूक्लियर बटन या फिर कुछ और। आज हमने प्रश्नकाल में जानबूझकर ये मुद्दा चुना ताकि आपको परमाणु फुटबॉल की सारी गूढ़ बातें समझ में आ सके। पूरी दुनिया खत्म हो जाए, वो भी एक बटन दबाने भर से। एक फुटबॉल को दबाने भर से हाहाकार मच जाए, कुछ इस तरह। सुनने में ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की लगती है, लेकिन ये बातें 16 आने सच हैं। कैसे? वो देखिए, ये काले रंग का बैग जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन इस बैग में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया क्या, पूरी धरती तबाह हो जाए। इसी बैग में वो न्यूक्लियर फुटबॉल है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में जोर शोर से है। ये बैग मिलिट्री के एक बहुत बड़े ऑफिसर, अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी और FBI से जुड़े अधिकारी के पास होता है, लेकिन इस लेदर बैग के अंदर रखे गए न्यूक्लियर फुटबॉल का पूरा कमांड अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, जो हर वक्त उनके आसपास रखा जाता है। जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर फुटबॉल होता है, ऐसा ही कुछ भारत में भी होता है, क्योंकि भारत भी एक न्यूक्लियर राष्ट्र या फिर न्यूक्लियर पावर से लैस एक राष्ट्र है। भारत में भी कई न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर हथियार है। आखिरकार भारत में ये फुटबॉल किसके पास होता है? भारत के न्यूक्लियर फुटबॉल की चर्चा करें उससे पहले आपको अमेरिका को दुनिया भर में सबसे ताकतवर बनाने वाले इस बैग की पूरी कहानी जरूर जाननी चाहिए। वो बैग जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का पूरा बटन है। इंडिया न्यूज ने इस बटन के कमांड को लेकर DGMO के एक पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट विनोद भाटिया से बात की और पूछा कि क्या सचमुच अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस न्यूक्लियर फुटबॉल की अथॉरिटी है। जवाब सुनिए। जो प्रेसिडेंट है उसकी फाइनल अथॉरिटी है और उसके पास ही रहता है। ये उसके साथ जो आदमी चलता है ब्रीफकेस लेके, उनके साथ ही रहता है। ये तो अथॉरिटी जो है, जो कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक न्यूक्लियर फुटबॉल बैग होता है और उसकी अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सच में क्या न्यूक्लियर फुटबॉल बैग होता भी है? क्या जो राष्ट्रपति के साथ बैग चलता है, क्या उसमें वो सीक्रेट कोड होते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मौजूद इस काले बैग जिसमें न्यूक्लियर फुटबॉल होता है, उसमें क्या क्या है, जरा उसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नंबर 1, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें ऐसा इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल होता है जिसके जरिए धरती के किसी कोने से अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कमांड से बात कर सके। नंबर 2, एक छोटी सी काली डायरी जिसमें यह प्लान होता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड हैं कहां और कहां से कौन सा मिसाइल या बम किसी देश पर अटैक कर सकता है, यानी इसमें स्ट्राइक के ऑप्शन होते हैं। नंबर 3, एक मरून डायरी होती है जिसमें अमेरिका के लिए बचने के उपाय होते हैं। नंबर 4, इसमें वो सीक्रेट ऑथेंटिफिकेशन कोड होता है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बताना होता है। उसके बाद ही न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए न्यूक्लियर आर्म्स को लॉन्च किया जा सकता है। ये सब अमेरिका का सिस्टम है। रूस का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन भारत का सिस्टम सबसे फुल प्रूफ होता है। यहाँ भी सीक्रेट कोड होता है, यहाँ भी न्यूक्लियर बटन होता है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल का पूरा सिस्टम आपने समझा। दरअसल ये कोई फुटबॉल नहीं है जिससे हम और आप खेलते हैं, बल्कि एक टर्म है जिसका इस्तेमाल उस ब्लैक बैग के लिए यानी काले बैग के लिए किया जाता है जिसमें न्यूक्लियर वॉर हेड का पूरा माइक्रो सिस्टम होता है। इसे फुटबॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ घूमता रहता है। अब सवाल यह है कि इंडिया में यानी भारत में न्यूक्लियर वॉर हेड लॉन्च करना हो, अटैक करना हो, तो उसके लिए क्या सिस्टम है हमारे पास, अब आपको वो समझाते हैं। जिस तरह अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल है, उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर बटन है, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर कंट्रोल पैनल है। ये कैसे काम करता है उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ये पूरा कंट्रोल 3 लेवल पर है। इसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री है, उससे ठीक नीचे 2 लेवल है। पहले लेवल पर डीजीएमओ है और तीसरा लेवल आर्मी कमांड का है। अब आर्मी कमांड के तीनों सेना की तरफ से चीफ के अलावा एक और लोग होते हैं, मतलब कुल 6 लोग, जिसमें आर्मी से 2, एयरफोर्स से 2 और नेवी से 2। इसी सीक्रेट 6 टीम के पास वेरिफिकेशन कोड होता है। न्यूक्लियर वेरिफिकेशन कोड का मतलब ऐसे सीक्रेट कोड से होता है जो या तो प्रधानमंत्री को पता होता है या फिर उन 6 लोगों को जो आर्मी होते हैं। आपात हालत में जब भी प्रधानमंत्री को लगे कि देश पर खतरा है और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो वेरिफिकेशन कोड सीक्रेट टीम 6 को भेजेंगे। टीम अपने सीक्रेट कोड से इसे वेरीफाइड करेगी और इसके बाद पीएम के आदेश से न्यूक्लियर मिसाइल या बॉम्ब लॉन्च कर दिए जाएंगे। जगह पीएम बताएंगे। एक्यूरेट लोकेशन ट्रेस करना कमांड की जिम्मेवारी है। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा से एक बार फिर इंडिया न्यूज के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम की बारीकियों को समझिए। न्यूक्लियर अटैक में रिएक्शन का समय बहुत कम होता है, कई चंद सेकंड्स की बात होती है। तो यदि स्ट्रक्चर फुल प्रूफ नहीं बनाया जाए तो देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इस स्ट्रक्चर के 3 स्वरूप हैं। एक तो प्रधानमंत्री खुद, जो कि पूरा न्यूक्लियर कमांड के मालिक हैं, और दूसरा जो संस्था है वो है डीआरडीओ, और तीसरा है आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 2 अफसर होते हैं जिनके पास वेरिफिकेशन कोड होता है, और जो ही प्रधानमंत्री की तरफ से कमांड मिलता है कि अब न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की जरूरत है, तो इन अफसरों के पास जाता है और उनके पास जो वेरिफिकेशन कोड है वो वेरीफाई होके तब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट किया जाता है और दुश्मन के टेरिटरी पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। यही मोटे तौर पर इंडिया का न्यूक्लियर वॉर हेड लॉन्चिंग ट्री है, जिसमें पीएम के ठीक नीचे का स्टेशन है डीजीएमओ। सवाल यह है कि आखिर इस पूरे सिस्टम में इसका क्या काम है, क्योंकि पूरी लिस्ट में सिर्फ अभी उसी के नाम की ही चर्चा हुई है। दरअसल डीजीएमओ से ही सीक्रेट कोड जनरेट होता है। डीजीएमओ की ही जवाबदेही होती है कि वो पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाए रखे। उसे ही पता होता है कि न्यूक्लियर वॉर हेड कहां से किस तरफ के लिए लॉन्च होगा, और सीक्रेट 6 के बीच कोऑर्डिनेशन का पूरा काम करता है। कोई कॉपी भी करना चाहे तो जब 2 वेरिफिकेशन कोड इन्वॉल्व है तो आसानी से कॉपी, ये नामुमकिन है कि ये कॉपी हो जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर अटैक की बात है। तो इसको फुल प्रूफ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको फुल प्रूफ करने की बहुत जरूरत है, ताकि इसमें 1% भी गलती की गुंजाइश न हो। न्यूक्लियर अटैक का आदेश देना या न्यूक्लियर हमले को झेलना, ये दोनों निर्णय बेहद ही कठिन होते हैं। इसका रिमोट भले किसी भी देश के पीएम या प्रेसिडेंट के हाथ में हो, लेकिन ये फैसला लाइफ टाइम का होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया तो आसमान से गिराए इस न्यूक्लियर बॉम्ब ने युद्ध का फैसला बदल दिया। लेकिन इस न्यूक्लियर अटैक के बाद हुई मानव त्रासदी का अफसोस पूरी दुनिया को आज तक है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत में भी प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक अधिकारी
फूल प्रूफ ब्रीफकेस लेकर चलता है। इसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहते हैं और इसका वजन करीब करीब 15 से 20 किलो होता है। इसमें कंप्यूटर होता है, रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण के साथ साथ पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। पीएम के आदेश के बाद करीब 40 मिनट का वक्त लगता है और इस 40 मिनट में टारगेट लॉक करने से लेकर सीक्रेट कोड मिलाने तक का पूरा काम किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी देश में या हमारे देश में जहां प्रधानमंत्री को कैसे पता चलता है कि न्यूक्लियर हमला करना कहां है? अगर एक पीएम को पता भी है तो प्रधानमंत्री तो कमोवेश हर 5 साल पर बदल जाते हैं। फिर कोड कैसे बदला जाता है और कैसे टारगेट लॉक किए जाते हैं, इसको भी समझिए। प्रधानमंत्री का ऑर्डर मिलते ही सीक्रेट 6 सक्रिय हो जाता है। एयरपोर्ट से हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमान तैयार किए जाते हैं। थल सेना यानी आर्मी बैटरी बॉक्स वाली डिवाइस रेडी करती है और नौसेना सबमरीन से मिसाइलें दागने के लिए काउंटडाउन शुरू कर देती है। अब ये होता है कि टारगेट लोकेशन क्या है। दरअसल पीएम के साथ जो ब्रीफकेस चलता है उसमें टारगेट लोकेशन की पूरी सूची भी होती है। परमाणु हमला कहां करना है, इसके लिए एक हाई प्रोफाइल एक्सपर्ट कमेटी काम करती है। कमेटी ने अब तक भारत की तरफ से 5000 ऐसे टारगेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, उनकी पहचान कर दी है जहां आपात हालात में परमाणु हमले किए जा सकते हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो टारगेट लोकेशन की लिस्ट है उसे बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और बिल्कुल आखिरी वक्त पर जिसे न्यूक्लियर आर्म्स को चलाना होता है, दागना होता है, उससे इस लिस्ट को दिया जाता है। टारगेट लिस्ट की समीक्षा समय समय पर होती रहती है। काउंटर अटैक की संभावनाओं की भी समीक्षा की जाती है। साथ में न्यूक्लियर अटैक होने पर जवाब की रणनीति भी बनाई जाती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जानकारी में कड़ी निगरानी में ये सारे काम चलते रहते हैं। खास करके अमेरिका के लिए ये प्रोसीजर है और जिसमें अथॉरिटी जो है इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट को है और साथ ही साथ 2 आदमियों ने इसको अप्रूव करना पड़ता है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। उसके बाद जो है ये डिप्यूट करते हैं जो उनकी न्यूक्लियर कमांड है या चीफ ऑफ स्टाफ जो है, उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं सब्सिक्वेंटली। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 9 जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके मुल्क नॉर्थ कोरिया का, लेकिन बावजूद इसके उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि कहा यही जाता है कि जब परमाणु बम की बात होती है तो महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि किस देश के पास परमाणु बम है, महत्वपूर्ण ये होता है कि बटन किसके पास है और वो कितना बेपरवाह है और कितना बड़ा सनकी है। किम जोंग आए दिन परमाणु हमले की धमकी अमेरिका को देता रहता है। कहा जा रहा है कि उसने अब इस बात की क्षमता हासिल कर ली है कि वो अमेरिका तक अपने परमाणु हथियार को पहुंचा सके। अभी वो मेनलैंड जो कॉन्टिनेंटल यूएसए जिसको हम कहते हैं, खासतौर से वेस्ट में अभी जो उनकी लेटेस्ट मिसाइल आई हैं, उनकी इतनी ताकत है कि वो ईस्ट कोस्ट तक भी पहुंच सकती हैं। इसका मतलब कि पूरा यूएसए कवर कर सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सा सिचुएशन बन रहा है, डेंजरस सिचुएशन है, ये इतना आसान सिचुएशन नहीं है। उत्तर कोरिया के अलावा बाकी देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं, जरा उसे देखिए। पहला नंबर रूस है, सबसे ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स इसी के पास है, करीब 13,000। इसमें 4,480 एक्टिव मोड में है, 1600 सुपर एक्टिव मोड में है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम वैक्यूम, जो परमाणु बम से भी खतरनाक है, वो भी रूस के पास ही है। नंबर 2 पर अमेरिका है, उसके पास 7,300 परमाणु हथियार हैं, जिसमें 2,150 एक्टिव हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, उसके पास 300 न्यूक्लियर आर्म्स हैं, इसमें 290 सुपर एक्टिव मोड में हैं। चौथे नंबर पर चीन है, उसके पास 250 परमाणु हथियार हैं, 240 सुपर एक्टिव मोड में हैं। 5वें नंबर पर ब्रिटेन है, जिसके पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, 160 सुपर एक्टिव मोड में हैं। 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके पास 120 परमाणु हथियार बताए जाते हैं, इनकी सुरक्षा संदेह के घेरे में है। 7वें नंबर पर हिंदुस्तान है, जिसके पास 110 एटम बम है, 100 सुपर एक्टिव मोड में है। 8वें नंबर पर इजराइल है, जिसके पास 80 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन कितने ये किसी को नहीं पता। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे जैसे किसी व्यक्ति या मुल्क की ताकत बढ़ती है, यानी शक्ति बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उस शक्ति के सही और सार्थक इस्तेमाल की जिम्मेदारी।
दुनिया के सामने भूखमरी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं और ये वक्त या आने वाला कोई भी वक्त परमाणु हमले जैसे किसी भी विनाशकारी दौर से गुजरने का है ही नहीं। लेकिन इस जिम्मेदारी के एहसास की जरूरत दुनिया के कुछ मुल्कों को भी है और कुछ राष्ट्राध्यक्षों को भी है, क्योंकि कोई भी युद्ध हुआ तो कभी भी सिर्फ दो मुल्कों के बीच न होकर दो गुटों के बीच होगा और परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि परमाणु ताकत रखने वाले ये मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा है।